ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की, चुनावी राज्य है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शिवपाल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज अनुपूरक बजट लेकर आ रही है। ये चंदा चोर सरकार, चढ़ावा चोर सरकार, बजट चोर सरकार है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाती है और पूरे के पूरे बजट की चोरी करवाती है। विधानसभा में हंगामे के बीच आज योगी सरकार अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। योगी सरकार 25,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों पर सरकार का अधिक ध्यान रहेगा। योगी सरकार आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा सकती है। धार्मिक पर्यटन के लिए बजट आवंटित हो सकता है। सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। तो इंतजार रहेगा आज सुबह 11 बजे का, जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बात 27 की जोर आजमाइश की। अजीत जी, अगर हम बजट के इतर अगर देखें जो इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रहा है, एक ऐसा कैच पॉइंट इस वक्त समाजवादी पार्टी के हाथ में है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, और फिर उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, क्या वो उन्हें फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी, क्योंकि वो एक इमोशनल इशू है। लोगों को लग रहा है कि ये हिंदू आस्था के साथ जोड़ करके हम इसको, जो हिंदुओं में भी नौजवान पीढ़ी है जो अलग अलग कारणों से नाराज है, जिसका डिस्कंटेंट है बीजेपी के साथ, हम उसको उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं, उसको बीजेपी से दूर ले जा सकते हैं, ये इशू बना करके। इसी के लिए वो समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट से लेकर के और वहाँ लखनऊ विधानसभा तक इस बात का इशू बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इसके ऊपर क्या बड़ी चीज हो सकती है। अभी तो पेपर लीक की वजह से चर्चा थोड़ी कम थी, जैसे पेपर लीक खत्म हुआ फिर ये इशू आ गया पार्लियामेंट में भी हम लोग देख रहे हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री बजट है, ये भी उसी की एक कोशिश हमको दिख रही है कि ये इस समय कोई ऐसा बड़ा ऐलान करें, कुछ ऐसे वेलफेयर की स्कीम्स लेकर के आए जिससे इन सब चीजों की चर्चा थोड़ी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझ रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि अभी तो बजट पेश हुआ होगा मार्च में और आप अगस्त में फिर अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। अनुपूरक बजट आता भी तो आप शीतकालीन सत्र में ले आते, क्योंकि उसके बाद बजट नई सरकार ही पेश करेगी। तो ये अभी आ रहा है, आमतौर पर नहीं आता है। इसको समझिए ऐसे कि आमतौर पर नहीं आता, ये रिवाइज एस्टीमेट में आ जाता है। आप अतिरिक्त खर्च कर दीजिए, ये आएगा, उसके बाद हो सकता है कि डेफिसिट हो जाए, आपका जो फिस्कल डेफिसिट हो जाए, बढ़ जाए वो। ठीक है, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल मतलब है। आप कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा करके और एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें जो आपका आस्था वाला मामला जो है उस पर ज्यादा फोकस न बने। ये हैट्रिक का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन मदरसों पर योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। योगी सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। आज हो रही कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगेगी। इस संशोधन के बाद मदरसों में केवल आलिम यानी कि इंटर तक की ही पढ़ाई होगी और मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाएंगे। कामिल 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बराबर का होता है, वहीं फाजिल 2 साल का कोर्स होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में आदेश दिया था कि मदरसों में मिल रही कामिल और फाजिल डिग्री नहीं दी जा सकती। योगी सरकार मदरसों पर बड़ा फैसला ले रही है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर एक बयान से सियासी बवाल भी है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ये जो बात अभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी अमिताभ जी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और एक तरफ बीजेपी के आइडियोलॉजी हम जानते हैं कि वो हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का फिर ये बयान 80-20 वाला चुनाव एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट अगर आ रहा है तो युवा, किसान, महिला, इसमें जो भी डिस्कंटेंट है, युवाओं में डिस्कंटेंट है, महिलाओं में, यूपी में कोई कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है जैसा हर जगह बीजेपी में, एमपी, महाराष्ट्र, असम, बिहार, हर जगह बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया। वो भी आ सकता है अगर आप देखें तो कैश ट्रांसफर यूपी में आ सकता है आज। और
किसानों ऑफ कोर्स वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इश्यूज है, लेकिन बीजेपी का जो कोर अलग अलग वोटर सेगमेंट के लिए अलग अलग मैसेजिंग होती है। तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है, पोलराइजेशन एक मुद्दा है जो आप 80-20 की बात कर रही हैं। तो जहाँ विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को इनके ही पिच पे खेल करके कि चंदा चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है। दूसरी बात है कि विपक्ष ने पीडीए का इस्तेमाल करके एक झटका दिया है बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो पीडीए यानी अगर हिंदू समाज अलग अलग जातियों के आधार पर वोट करना शुरू कर दे तो भी मुश्किल में आ सकती है बीजेपी। तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है कि हिंदू समाज जो इकट्ठा हिंदुत्व के मुद्दे पे ही रहे, क्योंकि हिंदुत्व के जो मतलब रक्षक हैं या उनकी बात करने वाले जो हैं वो बीजेपी है। तो अलग अलग मैसेजिंग अलग अलग वोटिंग सेगमेंट के लिए करते हैं, वोट पैटर्न का आप एनालिसिस करते हैं। योगी आदित्यनाथ के फॉर्म में वो कौन से बिंदु हैं जो जाते हैं जो इनको एक मजबूत नेता दिखाते हैं? एक तो है कि भाई स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर का उनको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़े हिंदुत्व के लीडर आज वो भारत में। तो ये तीन एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके मतलब जो लोग उनको चाहते हैं लार्जली इन तीन इश्यूज के ऊपर उनको चाहते हैं, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर उनको चाहते हैं, हिंदुत्व, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर। और इनके ही विरोधी अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, ये अखिलेश यादव के का तो उनको अभी जो अभी बता रहे हैं अमिताभ जी, उसी में एक जोड़िए कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का और माफिया राज खत्म करने का जो नैरेटिव बनाया है, जो स्ट्रांग पॉइंट है योगी आदित्यनाथ का, वो तो अखिलेश यादव के 5 साल के शासन के बरक्स ही है ना। अखिलेश यादव के 5 साल का जो राज था 12 से 17 का, उस बीच जो चेहरे थे, अब देखिए वो सारे चेहरे लगभग गायब हैं। उसमें ज्यादातर मुस्लिम चेहरे जो थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद हो और भी लोग हैं जो उनसे थोड़े नीचे के थे, ये जो सब खत्म हुआ है, ये एक स्ट्रांग पॉइंट हुआ। इससे पोलराइजेशन का भी जो एक ध्रुवीकरण वाला होता है वो भी फायदा हुआ उनको, और लॉ एंड ऑर्डर का भी फायदा हुआ। तो अखिलेश यादव के कामकाज के उसको जो वीक पॉइंट्स थे उनको अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन अभी जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो देखिए, वो जो हम लोगों ने कहा कि कामिल की डिग्री नहीं देनी है, फाजिल की डिग्री नहीं देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से मदरसों का संचालन नहीं हो सकता है हायर एजुकेशन में। अगर उसको रोकने के लिए सरकार कानून ले आ रही है वो बहुत अच्छी बात है। सरकार उसको वहाँ डिजिटल करने जा रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करने जा रही है, वहाँ उनका पाठ्यक्रम बदलना, ये सारी चीजें सरकार कर रही है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन ये कहना कि ये मदरसे हैं, पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो ये बहुत ही गलत है। ये तो फिर आप अपनी ही सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हजारों मदरसे अभी भी इस देश में चल रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं बंद करा रही है उन मदरसों को अगर वो आतंकवाद की फैक्ट्री है? तो ये पॉलिटिकल एक बयान है जो इस बात को डायलूट कर रहा है, जो एक पॉजिटिव स्टैंड आज सरकार लेने जा रही है कैबिनेट के में जाकर के, एक पॉजिटिव काम जो होने जा रहा है उसको आप जो है। सर, आप जिसे पॉजिटिव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, उसी विपक्ष कैसे आज नेगेटिव कहने वाला है वो भी हम तस्वीरें देखेंगे। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के रिजल्ट के बाद इधर विपक्ष के हौसले बहुत हाई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद में विपक्ष आज और ज्यादा आक्रामक दिखाई देगी। संसद में आज भी हंगामा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की दतिया सीट को बचाने में कामयाब रही। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए एक्शन के मामले में गृह मंत्री के बयान देने पर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री संसद में जवाब नहीं देते तब तक वो सदन तो चलने नहीं देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा नहीं होती तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। यानी कि कुल मिलाकर डेडलॉक की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एनडीए सांसदों का मंगल मिलन जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मॉनसून सत्र में ये तीसरी बार बैठक हो रही है जब एनडीए सांसद एक साथ मंगल मिलन कर रहे हैं। हर बार पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को अलग अलग मैसेज दिए हैं। वो अलग अलग मैसेज क्या है वो आपके सामने है, चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कैसे होना है उसकी बात हो। एक मैसेजिंग जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। लेकिन ये जो डेडलॉक इस वक्त बना हुआ है वो डेडलॉक क्या खत्म कर पाएंगे? देखिए, अब तो डेडलॉक विपक्ष अब कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन डेडलॉक इसलिए बनाए रखना चाह रहा है क्योंकि अपोजिशन को कहीं ना कहीं इस बात का डर लग रहा है कि भाजपा जो है जैसे स्मूथ होगा, हाउस चलना शुरू होगा, वो नारी शक्ति वंदन कानून, परिसीमन कानून ये सब आएंगे तो उसके पहले डिस्टर्ब किए रहो हाउस को।
पहले से एक माहौल बना करके रखो, इमोशनली चार्ज रखो, इसको हाउस चलने ही मत दो। इतना जोखिम ले, इतना इस तरह के काम कर रही है विपक्षी पार्टियां। देखिए कल जो है एक इतना सिंपल बिल था सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का, अध्यादेश के जरिए वो कानून लागू है, ऑलरेडी संख्या बढ़ाई जा चुकी है, उसको बिल कानून बनाया जाना था, वो बिना चर्चा के पास हुआ। लोकसभा में आया, अर्जुन राम मेघवाल ने बिल रखा और अपोजिशन के लोग हंगामा करते रहे, बिल पास हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा वंदे मातरम का बिल आया, उसके सम्मान के लिए और बिना चर्चा के दोनों सदनों से पास हो गया, कानून बन गया। तो अपोजिशन अब किसी भी विषय पर चर्चा के लिए नहीं चाहता है, वो उसका है कि सरकार अगर बिल पास कराती है बिना चर्चा के पास करा ले, हम लोग हंगामा करेंगे, हंगामा जारी रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो सरकार न ले आ सके, या ले आए तो उस पर बाधा डाले। विपक्ष का सबसे बड़ा डर आपको अमिताभ जी क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, विपक्ष का डर यही है कि भाई अगर स्मूथली पार्लियामेंट फंक्शन करना शुरू होता है और जो बिल डिलिमिटेशन बिल जिसकी जो एक्चुअली लिस्टेड नहीं है इस सेशन के लिए, लेकिन क्योंकि 2/3 बहुमत के ऊपर भाजपा काम कर रही है, चाहे वो टीएमसी के एमपीज़ हों, चाहे शिवसेना के एमपीज़ हों, डीएमके भी 50-50 है, अगर उनकी बात मान ली जाती है तो एक विक्ट्री मिल जाती है बीजेपी को। और पिछले 3-4 महीने में अगर आप देखेंगे तो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, सीजेपी प्रोटेस्ट और अब ये बाईपोल के रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं सेटबैक्स मिलते रहे हैं बीजेपी को सेटबैक मिल रहे हैं। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो सदन खत्म होते होते एक पॉजिटिव मैसेज के साथ बीजेपी बाहर आएगी। दूसरी बात है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको क्रेडिट मिला नहीं है सीजेपी प्रोटेस्ट का। क्यों मिलना चाहिए उनको ये लगता है कि भाई हम ये मुद्दा रेस कर रहे हैं इतने सालों से, हम छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सीजेपी एक ऐसे ही हैंडल एक बना करके कोई व्यक्ति कैसे सारा क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और क्योंकि सरकार वहां पर अकोमोडेटिव दिखी है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से, तो अब एक ईगो की बैटल आ गई है कि भाई हमको इस मुद्दे पर अमित शाह जी का बयान चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये अगर मिल जाएगा तो उसको वो एक मॉरल विक्ट्री अपनी मानेंगे। खबर आप केजरीवाल जी की भी ले लें, वो भी विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है। केजरीवाल दोपहर 12 बजे 100 कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे और 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत तो नहीं दी है। केजरीवाल के मार्च को देखते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और लोगों से अपने साइन किए हुए लेटर मांगे जो कि E20 फ्यूल से जुड़े हुए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह दावा किया गया है कि देश भर से उन्हें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां मिली हैं लोगों की और उनका समर्थन भी अरविंद केजरीवाल को मिला है। अब अरविंद केजरीवाल ने आज 12 बजे के करीब आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस से प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करने की घोषणा की है, ऐलान किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो केवल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और जो चिट्ठियां उन्हें मिली हैं वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि केवल 100 लोग ही उनके साथ जाएं और जिन लोगों में हिम्मत है वो ही जाएं। इस तरह की जो है राजनीतिक बातें अरविंद केजरीवाल ने की है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये मांग है कि E20 फ्यूल को लेकर सरकार चॉइस का ऑप्शन जो है जनता को दे, साथ ही साथ जो एथेनॉल युक्त फ्यूल है उसके दामों में भी गिरावट होनी चाहिए क्योंकि एथेनॉल सस्ता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी है। आप देखें आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ठीक बाहर फिरोज शाह रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। दरअसल राहुल गांधी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया कि जाकर आप प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे दें, प्रदर्शन कर दें, उसी ट्रेंड को अरविंद केजरीवाल भी फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं अजीत जी कि शायद E20 के मुद्दे पर वो समर्थन लोगों के बीच में हासिल कर ले।
ये एक इमोशनल इशू है। उनको दिख रहा है कि देश भर में वो तो ऐसे इशूज की तलाश करते रहते हैं ना, तो उनको लगा कि ये जेन्युइन है, लोग नाराजगी जता रहे हैं कि हमको माइलेज कम हो रहा है और इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं। और सरकार ने भी ये तो माना है कि माइलेज पर कुछ असर है और कुछ जो रबड़ के पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं, तो उसी को इन्होंने इशू बनाया। पहले एक नेशनल टाउन हॉल यहाँ किया उन्होंने 2-3 दिन पहले नेशनल टाउन हॉल किया, उसमें देश भर के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उनका एक्सपीरियंस सुना इन्होंने। एक ऑनलाइन कैंपेन चला रखी है जिस पर सिग्नेचर इकट्ठा किए गए हैं। अब इसको लेकर के 100 लोगों के साथ हम जा रहे हैं। जाना तो नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मार्च अगर अनाउंस करके होते हैं तो वो तुगलक रोड थाने के पास उनको रोक दिया जाता है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे लोग। लेकिन एक इशू, अब तो सारा ऑनलाइन ही सारी चीजें होती है ना, डिजिटली होती है, सब वर्चुअल स्पेस में होता है, तो वहां एक स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इनको भी पता है कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, जैसे कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला वैसे इनको भी नहीं मिला है। वो छात्र ले गए अपना, वो नौजवानों का अपना एक क्रेडिट हो गया। तो अब इसमें ये चाह रहे हैं कि हम न्यूमेरो उम्नो हो जाए, हम ये इस इशू को हम उठाएं, हम चैंपियन हो जाए। और ये इशू अभी चलेगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हम E20 से नीचे नहीं जा रहे, मतलब कोई E10, E5 या वैसा बिना मिक्स्ड पेट्रोल हम नहीं बेचेंगे हम, चूंकि लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये E20 की समस्या चलती रहेगी और उसके हम चैंपियन हो जाएंगे। इसलिए ये सब, ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये उसका है, ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सरकार के सामने अमिताभ जी एक के बाद एक बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें से E20 भी एक बड़ा चैलेंज है। सरकार क्या इसे ठीक तरह से डील कर पा रही है? ये कम्युनिकेशन वाइज तो नहीं डील कर पाई है, क्योंकि ये 2 विभागों का मामला है। तो कभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे उसको ठेल दिया जाता है, कभी वापस नितिन गडकरी पे आता है, कभी हरदीप पुरी पे आता है। तो एक बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन इसमें सरकार ने अभी तक किया नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन इशू या PR पब्लिसिटी इशू बीजेपी झेल रही है, भले ही वो CJP प्रोटेस्ट हो या उसके संदर्भ में, इसको दर्शाता है कि कम्युनिकेशन के मामले में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हिल रही है। मतलब क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं, हर चीज स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कम्युनिकेट क्या करना चाहती है। और हर चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तक एक सेल्फी का वीडियो या कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी। एक ये भी वीकनेस दिख रहा है। दूसरी बात है कि ये मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ मामला है सब। अगर आप देखें तो भाजपा के 36-37% वोट शेयर में, जिसको हम मोदी फैक्टर कहते हैं, 9-10% है, यानी बीजेपी का कोर वोट सिर्फ 27% है। लेकिन जीत तो उसको इस 10% की वजह से मिलता है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल वोट है। अब चाहे युवाओं का प्रोटेस्ट हो, चाहे E20 हो, सब मिडिल क्लास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और यही डिफरेंशिएटर है विपक्ष और पक्ष में, क्योंकि ये वोटर मोदी जी अपने चेहरे पर या अपने नाम पर बीजेपी के पक्ष में। आप कह रहे हैं ये वो आइडियोलॉजी वाला वोटर नहीं है, वो मुद्दों वाला वोटर है, इशू बेस्ड वोटर है, विजन बेस्ड वोटर है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो मोदी जी बात करते हैं भाई डेवलप्ड इंडिया, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फ्रेंडली एक इमेज लेकर के आए थे, वो वोटर है। तो उसके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि बाकी तो कोर वोट जो है वो ज्यादा हिलता नहीं है। यही वोटर जो है 9-10%, ये 2004 में जो पहले वाजपेयी जी के साथ था, 2004 में ये शिफ्ट हुआ यूपीए की तरफ, ये डिसकंटेंट था, 9 में ज्यादा मात्रा में शिफ्ट हुआ। तो उसको लेकर भी विपक्ष देख रहा है कि कहीं इस डिसकंटेंट को भुनाया जाए। आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर अगर दंगल की तस्वीरें आती हैं तो वो भी आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर ही देखने जा रहे हैं। खबर आपको कुछ विदेश की भी दे दें। अमेरिका ईरान में टेंशन जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत से पहले ईरान ने फिर अटैक किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया, तो वहीं हॉर्मुज में ओमान कोस्ट पर एक ऑयल टैंकर पर भी अटैक की खबर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास समझौते का आखिरी मौका है। साथ ही ये भी दोहराया कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा था, ईरान डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ बातचीत चाहता है, दूसरी तरफ कहता है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। साथ ही ये भी लिखा कि हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। ट्रंप पर ईरान ने भी पलटवार किया और जो बातें कही गई हैं वो तो लगातार हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख ही रहे हैं। ईरान को कितनी बार आखिरी मौके? देखिए, ये तो पिछला जो इनका सोशल मीडिया का वो था, मैसेज था ट्रंप का, वो था कि लॉक्ड एंड लोडेड। तो जब आप लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, आप अटैक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, वहां के जो खाड़ी के देश हैं जिनके साथ समस्या आ रही है। क्योंकि अब इसने जो ओमान भी अब ईरान के साथ जुड़ गया और उसको लग रहा है कि एक हम रेवेन्यू का रास्ता बन रहा है हॉर्मुज में हमारे लिए। ओमान भी जुड़ गया, दोनों मिल करके वहां से टोल वसूलने का सिस्टम बना रहे हैं। और उसके बाद
एक जो लाल सागर है, जो उधर रेड सी में इसने हुतीज ने अटैक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुएज कनाल का रास्ता भी प्रभावित होना है। बाबल मंदेब की हम लोग बात पहले करते रहे, तो अब ये संकट बढ़ गया है और यहाँ डायरेक्टली अब जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज सऊदी अरब और यूएई के, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है हुतीज ने भी और ईरान ने भी। तभी सऊदी अरब आया था लड़ाई में जब हुतीज ने अटैक किया था उसके और उसका अरामको पर, जो सबसे बड़ी वहाँ की एक रिफाइनरी है, तो ये उसकी वजह से उन देशों का दबाव है। और अभी ये खबर है कि ये जो यूएई है और कुवैत है, ये देश 9 लाख करोड़ रुपया तो युद्ध के मुआवजे के तौर पर ईरान को देने को तैयार भी हो गए। 28 लाख करोड़ की जो बात हो रही है उसमें 9 लाख करोड़ रुपए देने की सहमति भी बन गई है। तो इसी वजह से अब फिर एक अंतिम मौका लेकर के आए हैं ट्रंप कि भाई पैसे भी दे रहे हैं तुमको, युद्ध भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब इसको पता चल गया ईरान को कि होर्मुज पर कमाई का एक साधन हमको बन सकता है, ओमान ईरान दोनों को। तो जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक फिर ईरान भी नहीं पीछे हटेगा इस मामले में। और कब तक लड़ेगा ईरान भी।